अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 242 डर का साया। लैला अपलक सामने खड़े नंदराय को देखे जा रही थी, जबकि रिंकी ने एकदम से उठते हुए कहा, जी आप कौन? तब नंदराय ने एक नजर लैला पर डाली और फिर रिंकी से कहा, मैंने आपको शायद कहीं देखा है। आप तो सत्यनारायण जी की पोती है ना? रिंकी ने ये सुनते ही धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, लेकिन आप? रिंकी ने ये लगातार नाटक किया कि वो उसे पहचान नहीं रही है, जबकि वो उसे पहली ही नजर में पहचान चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके दादा के गांव का जमींदार था। तब नंदराय ने कहा, आपके दादा हमारे काफी अच्छे जानने वाले थे, आपको वहीं देखा है मैंने। फिर उसने रिंकी से नजर हटाकर लैला को देखते हुए कहा, नमस्ते लैला जी, कैसी हैं आप? लैला ने जब उसे उसका हालचाल पूछते देखा तो मन ही मन एक चैन की सांस ली और कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर उसने रिंकी की तरफ देखा और फिर वहां से दूसरी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ रिंकी, अभी जरा बाकी मेंबर्स से भी मिल लूं। कहकर वो वहां से तेजी से निकल गई, जबकि रिंकी एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए अब तक खड़े नंदराय की तरफ देख रही थी और फिर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए वहां से निकल गई। लैला लोगों के हुजूम में शामिल हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सीने में धाड़ धाड़ करता दिल जैसे अब सीने से निकलने को बेचैन था। नंदराय को इस तरह ठीक सामने देखकर एक पल को तो उसे लगने लगा था जैसे उसने उसकी और रिंकी की सारी बातें सुन ली हैं और अब वो उसे बालों से खींचता हुआ बीच महफिल में ले जा पटकेगा और उसकी सारी असलियत लोगों के सामने जाहिर कर देगा। ये ख्याल ही लैला के जिस्म में झुरझुरी लाने के लिए काफी था। लेकिन जब उसने नंदराय को एकदम नॉर्मल अंदाज में बात करते हुए देखा तो उसकी जान में जान आ गई। इसका मतलब नंद जी ने हम दोनों की बातें नहीं सुनी, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानती हूँ, अगर उन्होंने गलती से भी हमारी बातें सुन ली होती तो वो इतने शांत तो कभी नहीं रह सकते थे। सोचते हुए लैला फूड काउंटर के करीब आ गई थी। अभी उसने अपनी प्लेट में एक दो चीजें डाली ही थी कि तभी नंदराय उसके ठीक बगल में आते हुए बोला, अरे आप और पूरियां लीजिए ना। कहकर उसने 2 पूरियां उसकी प्लेट में डाल दी। लैला चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सकी। फिर उसने अचानक से डेजर्ट वाले सेक्शन से मिठाई का बोल उठाया और उसकी प्लेट में एडजस्ट करते हुए बोला, अरे मीठा तो ले लीजिए लाली जी। अरे माफ करिएगा लैला जी। उसके मुंह से लाली नाम सुनकर लैला ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों से छलकती एक अजीब सी शैतानियत ने तो जैसे लैला के रोम रोम में एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। मन में जैसे एक सवाल कौंधा, इसका कहीं ये तो मतलब नहीं कि नंजी ने हमारी बात वाकई में सुन ली थी? लेकिन उसके देखते देखते ही नंदराय वहां से ओझल सा हो गया। फिर उसके बाद लैला का वहां जरा सा भी मन नहीं लगा। वो माया और सुहाना को बोलकर वहां से चली आई, लेकिन घर लौटकर भी उसे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। मारिया ने जब उसे ऐसे बिहेव करते देखा तो कुछ परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैम? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? लैला ने उसे खाली नजरों से देखते हुए कहा, मुझे लगता है मारिया, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है। ये कहकर वो खोए खोए अंदाज में अपने कमरे में चली आई। मारिया ये देखकर कुछ हैरान सी थी। उसने आज से पहले लैला को कभी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा था, और जबकि उधर लैला चुपचाप अपने कमरे में आकर बेड पर पड़ गई। हर गुजरता हुआ पल उसे इस बात का अंदेशा दे रहा था कि अगले ही पल नंदराय उसके अतीत की सारी बातें दुनिया के सामने रख देगा। और उस पर सितम ये था कि वो इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वहां से जल्दी आने की हड़बड़ में वो रिंकी से कुछ डिस्कस भी नहीं कर पाई थी। खामोश बहते हुए आंसुओं में बेचैनी, घबराहट और डर सा मौजूद था।
उधर नरेन ने जब बापू को ढूंढना शुरू किया तो उसे वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। अब ये बापू कहाँ चले गए? खुद तो जिद करके यहाँ आ गए कि उन्हें मेरी फिल्म की आखिरी शूटिंग देखनी है, और अब खुद ही यहाँ से गायब हो गए। इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए उसने फूड स्टॉल के पास आकर एक जानने वाले से नंदराय के बारे में पूछा। तब उसने जवाब दिया, हाँ, अभी वो कुछ ही देर पहले यहीं लैला मैम के साथ मौजूद थे। मैंने देखा था, वो लैला मैम को खाना सर्व करने में हेल्प कर रहे थे। फिर लैला मैम खाना खा ही रही थी, वो उससे पहले यहाँ से चले गए। क्या बापू लैला मैम के साथ थे? ये दोहराते हुए उसने जैसे कंफर्म करना चाहा तो उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। नरेन को एकदम से फिक्र हुई, ये बापू आखिर लैला मैम से बातें करने में क्यों लगे थे? कहीं बापू उनसे अपना शक तो कंफर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? इस सवाल ने नरेन को और भी बेचैन कर दिया था। अगले कुछ दिन पार्थो और सुजॉय की फिल्म की शूटिंग निपटाते हुए भी लैला को हर वक्त नंदराय का भूत अपने आमने सामने अक्सर दिखने लगा था। यहाँ तक कि उसने पार्थो की फिल्म पूरी कर ली थी और अब उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सुजॉय की फिल्म पर था। उसकी फिल्म की आखिरी कुछ दिनों की शूटिंग चल रही थी। लगातार टेंशन में रहने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। तभी शॉट लेते हुए सुजॉय ने जैसे ही लैला के खोए हुए चेहरे को गौर से देखा तो चौंक सा गया। ये लैला इतनी डल क्यों दिख रही है? किसी टेंशन में तो नहीं? लेकिन वो चाह कर भी उससे कोई सवाल नहीं कर सका। बस उसने मेकअप मैन को आवाज देकर कहा, लैला मैम का आई मेकअप ढंग से करो। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे लैला से इसकी वजह पूछनी होगी। कहकर वो एक बार फिर से शूटिंग में बिजी हो गया। फिर शूट खत्म होने के बाद उसने लैला से मिलते हुए कहा, तुम आज कल से कुछ ज्यादा परेशान दिख रही हो, क्या वजह है? लेकिन लैला ने उसे शांत लहजे में जवाब देने के बजाय कुछ इरिटेटेड अंदाज में कहा, आपको हर वक्त मैं परेशानी चाहिए होती हूँ क्या? ठीक हूं मैं, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर वो वहां से घर के लिए लौट आई। शाम में जब लैला सोकर उठी तो मारिया ने कॉफी का मग उसे थमाते हुए कहा, नरेन सर के फादर का कॉल था। उन्होंने कहा है कि उनके गांव की किसी बच्ची को आपका ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। ये सुनते ही लैला जैसे किसी नींद से जागी। उसने मारिया को कुछ ऊंची आवाज में कहा, आपको समझ में नहीं आता क्या कि हर ऐसे किसी को भी घर पे आने नहीं दे सकते हम लोग? मारिया उसका ये रवैया पिछले कुछ दिनों से काफी गहराई से नोट कर रही थी, लेकिन आज उसने जिस लहजे में बात की थी वो मारिया को चौंकाने के लिए काफी था। वो अपनी सफाई में कुछ कहती कि तभी डोरबेल बज उठी। उसने लैला के चेहरे को गौर से देखते हुए कुछ माफी मांगने जैसे अंदाज में कहा, लगता है वो लोग आ गए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें बाहर से ही टाल कर आती हूँ। मारिया की बात सुनकर लैला ने डर के मारे एक हिचकी सी ली और एकदम से पास रखे चादर में खुद को छुपाते हुए लेट गई। मारिया के लिए लैला का ये अंदाज काफी अलग था। उसने दरवाजा खोला तो उसे सामने नंदराय दिखा। उसने धीरे से कहा, असल में मैम की तबीयत खराब है जरा, इसीलिए मैं आपको अंदर नहीं बुला पाऊंगी। लेकिन इतना सुनना था कि नंदराय ने एकदम से कहा, अरे हमारी फेवरेट एक्टर की तबीयत खराब है और हम उनसे बिना मिले वापस कैसे जा सकते हैं? कहते हुए नंदराय गेट पर खड़ी मारिया को लगभग धकेलते हुए अंदर चला आया। अरे अरे, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैम की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बताया ना आपको, वो अंदर आराम कर रही हैं। लेकिन नंदराय ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और सीधे उसका कमरा तलाशने लगा। भला 2 कमरे के फ्लैट में उसे लैला का कमरा ढूंढने में क्या ही दिक्कत होनी थी। अगले ही पल वो लैला के कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। उसने एक मक्कारी भरी स्माइल देते हुए कहा, अरे लाली जी, ओह सॉरी लैला जी, देखिए ना, मैं अभी तक आपके नाम में कुछ दुविधा में पड़ जाता हूँ। वैसे आपकी तबीयत को क्या हुआ? कहकर वो एकदम से लैला के बेड के पास आ गया। लैला उसे देखकर ऐसे सहम रही थी जैसे कि नंदराय अब अगले ही पल उसे नोच खाएगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी मारिया ने जब लैला को उससे ऐसे घबराते हुए देखा
तो एकदम से नंदराय के सामने आकर बोली, सर आप फिजूल में बातें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज बाहर चलिए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लिए आपको आपका ऑटोग्राफ मिल जाएगा। मैम की तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब है, अगर आप खुद यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना होगा। मारिया के लहजे में इतनी सख्ती थी कि न चाहते हुए भी नंदराय को बाहर निकलना पड़ा। नंदराय को वापस भेजकर मारिया जब कमरे में पहुंची तो लैला अब भी कांप रही थी। उसने एकदम से उसके पास आकर कहा, मैम आखिर कुछ तो बताइए, आखिर कौन सी बात आपको इतना परेशान कर रही है? आप इतनी क्यों परेशान हैं? लेकिन लैला शून्य में निहारती हुई बोली, मारिया मुझे सिर दर्द की एक गोली दे दीजिए प्लीज, मुझे कुछ देर की गहरी नींद लेनी है। और हाँ, वो कहते कहते रुकी। मारिया सवालिया नजरों से उसे देखते हुए उसकी दवाई निकालने लगी। उसने खोए खोए अंदाज में ही जवाब दिया, ये आदमी यहाँ आया था, इसका जिक्र किसी से भी मत कीजिएगा प्लीज। मारिया ने उसकी बात सुनकर धीरे से हामी भरी और फिर उसकी दवाई निकालकर उसे दे दी। उसके दवाई खाने के बाद मारिया उसके सिरहाने बैठकर देर तक उसका सिर सहलाती रही, यहाँ तक कि लैला गहरी नींद में जा सोई। अभी मारिया उसे अच्छे से चादर उड़ाकर किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी फोन बज उठा। उसने झट से कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ सुजॉय था। उसने भी वही सवाल किया जो मारिया पिछले कुछ दिनों से नोट कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से लैला काफी परेशान दिख रही है मारिया, कोई बात है क्या जो उसे परेशान किए हुए है? सुजॉय का सवाल सुनकर मारिया ने झट से सारी बात कह सुनाई कि वो सुहाना की फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन से ही डिस्टर्ब्ड है, सिवाय इसके कि यहाँ कोई लैला से मिलने आया था, जिसकी वजह से लैला और भी पैनिक हो गई थी। मारिया का जवाब सुनकर सुजॉय कुछ और भी फिक्रमंद सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लैला के टेंशन के बारे में कैसे पता करे। सुजॉय जिस वक्त मारिया को कॉल लगाकर लैला के बारे में पूछ ही रहा था कि उसके केबिन के दरवाजे पर खड़े कबीर ने भी ये सब सुन लिया। उसके फोन रखने से पहले ही सुजॉय की नजर कबीर पर पड़ चुकी थी। उसने उसे देखते ही आने के लिए कहा तो कबीर अंदर आ गया। उसने सुजॉय के सामने वाली चेयर पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, लैला के लिए परेशान हो? सुजॉय ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, पता नहीं, कुछ तो ऐसा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कबीर ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, यार मैं आज तक तुम दोनों का ये रिश्ता ना समझ नहीं पाया। दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हो, लेकिन एक होना ही नहीं चाहते। ये कैसी मोहब्बत है यार तुम दोनों की? कबीर की बात सुनकर सुजॉय ने अपना चेहरा झुका लिया। वो आखिर कबीर को जवाब देता भी तो क्या देता। कबीर ने उसके झुके हुए सिर को देखा और कहा, रहा सवाल लैला की टेंशन का, तो उसे मजबूत बनने दो। जब परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो हमारे जिंदगी जीने के एटीट्यूड में काफी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। वो भी अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाएगी। तुम्हें इसकी इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कबीर ने उसे इस तरह समझाया कि सुजॉय को भी उसकी बातें सही लगने लगी। कुछ दिन यूं ही गुजर चुके थे। लैला लगातार उसी फेज में डरी सहमी सी पड़ी रही थी। इस दौरान मारिया ने उसका खूब ध्यान रखा था। यहाँ तक कि सुहाना की फिल्म को रिलीज हुए हफ्ता हो चुका था। मारिया ने उसे जब फिल्म के सुपरहिट होने की खबर सुनाई तो लैला के हफ्तों से रुके हुए आंसू बेतहाशा बह निकले। उसने बेसाख्ता मारिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे लगता है मारिया, मेरी ये तीनों फिल्में मेरी आखिरी फिल्मों की गिनती में आने वाली हैं। मारिया ने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो उसे एकदम से अपने पास समेटते हुए बोली, आप मुझे बता भी नहीं रही है मैम कि आखिर आपको कौन सा दुख खाए जा रहा है। अभी वो कह ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। मारिया उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भी देखकर आती हूं। लेकिन तब लैला ने एक बार फिर से डर से कांपना शुरू कर दिया था। मारिया, मारिया वो आ गया, मारिया वो फिर से आ गया। मारिया ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा,
कोई नहीं आएगा मैम। आप क्यों इस तरह घबरा रही हैं? आप ना तो डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं और ना ही मुझे किसी को इन्फॉर्म करने दे रही हैं। मैं कैसे हेल्प करूं फिर आपकी? मारिया ने रुआंसे अंदाज में कहा। उसे लैला का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन लगातार बजते डोरबेल ने उसे ज्यादा देर तक लैला को संभालने का मौका भी नहीं दिया। उसने लैला की पीठ को सहलाकर कहा, मैं देखकर आती हूं, तब तक आप शांत हो जाइए। लेकिन लैला ने उसका हाथ जोर से थामे हुए कहा, नहीं मारिया, प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा, प्लीज मत खोलिए। क्या नंदराय एक बार फिर से लैला के घर आकर उसे सिर्फ धमकाने आ गया है? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।